नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप सभी तमाम लोगों का स्वागत करता है खास कार्यक्रम में, प्रभु से खास बात कार्यक्रम। प्रभु से खास बात कार्यक्रम लोगों के लिए, हम जनता के लिए, उन तमाम हाउसिंग सोसाइटी और रेरा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं। तमाम आपके जो सवाल है वो हमारे जो एक्सपर्ट है प्रभु से खास बात कार्यक्रम में, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी की टीम हो या रमेश प्रभु से मुखातिब करवाते, रूबरू करवाते आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए और एजुकेट करने के लिए एक जबरदस्त आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप तमाम लोगों के सवाल आ रहे हैं और आज हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय दोस्तों, इलेक्शन इन CHS, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन किस तरह से होता है, क्या उसकी नियम कायदे हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, सरकार के, भारत शासन के, वो तमाम इन विषय को जानेंगे। और ये बड़ा ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है आज के तारीख में। पिछले एक साल से कोरोना को लेकर तमाम हाउसिंग सोसाइटी जो हैंडओवर की पोजीशन पे थी, बिल्डर उनको सोसाइटी हैंडओवर कर रहा या AGM हो, तमाम विषय को लेकर सोसाइटी असमंजस में। तो सरकार की गाइडलाइंस क्या है, तो आपके जो सवाल है वो आप हमारे साथ बने रहिए, आपके सवाल जवाब भी लेंगे। लेकिन हमारे साथ हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी की टीम से हमारे हाउसिंग और तमाम विषय के एक्सपर्ट मिस्टर S पार्थसारथी जुड़े हुए हैं बात करने के लिए। और कुछ मिनटों में खुद रमेश प्रभु जी भी जुड़ेंगे। तो मैं पार्थसारथी जी का स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद, थैंक यू। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय दोस्तों पार्थसारथी जी, जैसे कि लोग डिमांडिंग विषय है ये कि इलेक्शन इन CHS, क्या कहेंगे, क्या ब्रीफ लोगों को समझने के लिए कि जो इलेक्शन होना चाहिए और पिछले एक साल से बड़ा वेट कर रहे हैं लोग, तो अभी जाके कुछ गाइडलाइंस आने वाली है, ऐसा संभावना जताई जा रही है सरकार की कि कुछ छूट होगी तो होगा। लेकिन अभी वापिस कोरोना की संख्या बढ़ी है मुंबई और महाराष्ट्र में, चिंता का विषय, और सरकार भी उसके हिसाब से चल पाएगी। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह से चुनाव इलेक्शन होते हैं? देखिए, आप सभी का स्वागत करता हूं शुरू में। और आज का जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, विषय है इलेक्शन को लेकर के, जो हमारे ऑफिस में भी काफी रोज कई सारे फोन कॉल्स, कई सारे ईमेल्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि इसमें से भले सर्कुलर्स है, सब कुछ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ है, फिर भी एक थोड़ा सा एक कंफ्यूजन सबके माइंड में है इलेक्शंस को लेकर के। देखिए, मैं इस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, देखिए अभी सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए MCS एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है 2019 में। और 2019 में अमेंडमेंट होने के बाद में वहां पे हमारे लिए एक स्पेशल चैप्टर बना हुआ है, जहां पे एडिशनल एक नया एक्ट में एक सेक्शन, एडिशनल एक सेक्शन को ऐड किया गया, 154B करके सेक्शन ऐड हुआ है। तो उसके तहत क्या हुआ है कि हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस हो या हमारे जो बाकी के जो डे टू डे फंक्शनिंग होता है जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लेकर के, वो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस अभी आ चुके हैं हमारे MCS एक्ट में। पहले सोसाइटी माने सभी को सोसाइटी बोला जाता था, अभी ये 154B में सिर्फ हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो प्रोविजन है वो लागू है। ये 2019 में आया था। 2019 में जब ये आया तो उसमें 2-3 ऐसे मेन अमेंडमेंट्स हुए हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल सबसे मेन मुद्दा तो हर समय इलेक्शन का ही होता है कोई भी अमेंडमेंट में। अगर आप 2013 के अमेंडमेंट में भी अगर देखोगे तो 2013 के अमेंडमेंट में भी जो 73CB जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था वो इलेक्शन अथॉरिटी को लेके हुआ था, कि उसमें बताया गया था कि इलेक्शन जो कंडक्ट होगा, अभी आप अपने आप से आपके जनरल बॉडी में नहीं कर पाओगे, आपको इलेक्शन अथॉरिटी के थ्रू इलेक्शन करना पड़ेगा। तो 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था, और उसमें उसके तहत एक इलेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुआ था, और उस इलेक्शन अथॉरिटी के प्रोसीजर के हिसाब से ही हर सोसाइटी को, भले वो 20 मेंबर की सोसाइटी हो या फिर 800 मेंबर की सोसाइटी हो, उसको इलेक्शन एक प्रोसेस उन्होंने लागू किया था 2013 में। 2014 में रूल्स आए थे, 2013 में एक्ट में बदलाव आया था। उसको लेके आगे बढ़ते हुए 2019 में जो अभी हमारा अमेंडमेंट नया है जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए है, उसके बाद में 2019 का एक्ट का अमेंडमेंट के बाद में उसके कोई रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं हुए। जो अभी क्या है, सबसे पहले जो अगर देखिए, अगर इलेक्शन को प्रोसेस को लेंगे तो इलेक्शन का एक एक्ट में चेंजेस हुआ है, और उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा गया है, सोसाइटीज हैविंग लेस देन 250 मेंबर्स, थोड़ा सा देयर मे बी सम चेंजेस इन द इलेक्शन प्रोसेस।
आपको इलेक्शन कैसा कंडक्ट करना है उसमें थोड़ी सी बदलाव आने वाला है, थोड़ा चेंजेस आने वाला है। और जो 250 के ऊपर वाले सोसाइटीज है, ज्यादा मोर देन 250 मेंबर्स, उनका शायद पुराना जो इलेक्शन जो रूल्स है वो सेम रहेगा। तो अभी भी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है वो सिर्फ 250 से कम वाले सोसाइटीज के लिए है। 250 मेंबर्स से ज्यादा वाला सोसाइटीज कैन गो अहेड एंड हैव देयर इलेक्शन कंडक्टेड। नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। तो इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्शंस जो है अभी फिलहाल जो भी कमेटी, जो भी सोसाइटी में जो भी कमेटी फिलहाल चल रही है, उस कमेटी को जब तक भले उसका 5 साल खत्म क्यों नहीं हो जाए, क्योंकि देखिए हमारा इलेक्शन प्रोसेस में जो भी हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके टेन्योर होता है 5 साल का। तो 5 इयर्स खत्म होने के बावजूद भी लोगों को और सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स को बताया गया है या सोसाइटी के कमेटी को बताया गया है कि आप कंटिन्यू करिए ऑफिस में। आप केयर टेकर जो है, आपका पोजीशन जो है केयर टेकर ऑफिस बेयरर्स या केयर टेकर कमेटी मेंबर्स करके आप आपके सोसाइटी के जो फंक्शनिंग है उसमें रुकावट नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप कंटिन्यू करिए। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सोसाइटी के इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हो, उसके बाद में आप आगे जाकर के आपके सोसाइटी के इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हो। तो आज के दिन में जैसा मैं बता रहा था, 250 के ऊपर वाले जो सोसाइटीज है, 250 मेंबर्स की जो ज्यादा वाला सोसाइटीज है, उनको इलेक्शन करने की इजाजत दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वो लोग जा करके जो पुराना वाला जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर था, जिसमें वो वोटर्स लिस्ट बनाते थे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करते थे, फिर वोटिंग का डेट्स अनाउंस होता था, इलेक्शन होता था, ये जो प्रोसेस था शुरू में, वो अभी 250 के ऊपर वाले सोसाइटीज के लिए शुरू हो चुका है। लेस देन 250 वाले हैं, उनका अभी भी कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, उनको अभी भी वो लोग इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते हैं उनके सोसाइटी में। और जो भी उनके जो एग्जिस्टिंग कमिटी है उसको ही कंटिन्यू करना है एज केयरटेकर कमिटी, और उनको ही जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक they are a legal entity, they can take decisions, they can conduct committee meetings, they can conduct general body in case if it is required, और सोसाइटी का जैसा कार्यक्रम या कामकाज जैसा शुरू था पहले से वैसा उसको शुरू रख सकते हैं। तो ये एक बदलाव है 250 के ऊपर और 250 के नीचे वाले में जो अंतर है थोड़ा सा। बिल्कुल ये बताया कि 250 अबो और 250 के अंदर क्या है। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, एक कमर्शियली ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और हम बात करेंगे हमारे जो पार्थसारथी जी, उनसे पूछेंगे सवाल कि जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है बड़े बड़े हैं और आज भी पिछले 1 साल से जो फ्लैट ऑनर्स है वहां पे सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई है इन कोरोना के बिटवीन, लेकिन हैंड ओवर नहीं हो, वो सर्विस टैक्स जीएसटी देने पर एक मजबूर हो रहे हैं। तो इस सवाल का भी जवाब लेंगे, लेकिन अभी एक वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना से डट कर रहें और सावधानी बरतें। जिस तरह से अभी देखा आपने एक एड में, तो आपको ब्रेक के बाद जैसे मैंने कहा तो तमाम जो आप लोगों के सवाल है वो हमारे जो एक्सपर्ट है एस पार्थसारथी, उनसे लेता हूं मैं। पहला सवाल है पार्थसारथी जी, पंकज शाह है मुंबई से, हमारे रेगुलर
पार्टिसिपेट है, ऑडियंस है, इनका सवाल है, इफ देयर आर नो ST कैंडिडेट मेंबर इन ए सोसाइटी, their seats should be filed by other members. Is it fine to keep that many seats vacant? What is minimum number for committee to form elected in CHS with only 11 members? करेक्ट। देखिए, इलेक्शन रूल्स जो, जैसे कि मैंने बताया, 2013 में जो इलेक्शन रूल्स फॉर्म हुए थे और उसके हिसाब से आज के दिन में इलेक्शन जो चल रहा है, उसके बेसिस पे देखिए, लेस देन 100 मेंबर्स की जो सोसाइटी है, वहां पे मैक्सिमम आप 11 मेंबर्स चुन सकते हो या 11 मेंबर को आप इलेक्ट कर सकते हो आपके कमेटी में। ऐसा अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए अलग अलग है इसमें। जैसे 100 से लेके 200 के बीच में 13 है, 200 से लेके 300 के बीच में 15 है, मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा हूं मैं। वैसे 100 से कम वाले जो सोसाइटीज है, वहां पे आप 11 मैक्सिमम मेंबर आप चुन सकते हो। अभी इस 11 में जैसा रिजर्वेशंस जो हमने 2013 से आया हुआ है, उस हिसाब से हर सोसाइटी में अगर वो 11 हो, 13 हो, 15 हो, 17 हो, जो भी हो, उसमें हर समय 3 सीट्स जो रहेंगे वो रिजर्व रहेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसमें से 1 सीट रहेगा SC/ST के लिए, 1 सीट रहेगा बैकवर्ड क्लास के लिए, और तीसरा सीट रहेगा अदर बैकवर्ड क्लास और नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। ये 3 सीट कंपल्सरीली आपको वेकेंट, मतलब उसके लिए रिजर्व रखना है। उसके अलावा आपको 2 सीट्स रखने हैं विमेन कैटेगरी के लिए। मतलब 11 में से आपका 3 सीट चला गया रिजर्व कैटेगरी और 2 सीट चला गया आपका विमेन कैटेगरी। ये हमारा एग्जिस्टिंग इलेक्शन रूल के बारे में बता रहा हूं। तो आपको 11 में से अगर 5 निकाल देते हो तो 6 सीट बचता है आपका ओपन कैटेगरी के। तो अगर आपका कोई रिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट नहीं है आज के दिन में, तो वो आप रिजर्व कैटेगरी के सीट्स दूसरे ओपन कैटेगरी कैंडिडेट से आप फिल नहीं कर सकते हो, उसको आपको वेकेंट रखना पड़ेगा। बट अगर आप नए रूल्स के तरफ आते हो, ये तो पुराने रूल्स की बात कर रहा हूँ, नया रूल्स में काफी कुछ चेंजेस आने की उम्मीद है। ड्राफ्ट रूल्स आया हुआ है, तो बाकी के जो उसके हिसाब से जो नया तब्दीलियां आने वाली है या चेंजेस आने वाले हैं, अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, उसके बारे में द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इज CA Ramesh Prabhu, who has already arrived in Yes. the Thank you, Partha ji. Yeah, thank you Yes. very much, and I'll Welcome request to Mr. Prabhu sir. Yeah, thank you Yes. very much, and welcome Mr. Prabhu sir. Yeah, thank you. तो दोस्तों, ये हमारे लाइव शो में जैसा हमने सवाल किया था कि प्रभु सर से तमाम आपके जो सवाल है वो लेंगे। ब्रेक भी लिया, आपको अवेयरनेस भी किया कोरोना के बारे में। तो प्रभु सर का स्वागत है। जैसा कि प्रभु सर, एक बड़ा जैसे 1 साल कोरोना हो गया, 1 साल में जो हैंडओवर की पोजीशन पे सोसाइटी रजिस्टर थी, बिल्डर हैंडओवर के सिचुएशन में था, लेकिन वो नहीं हो पाए क्योंकि गाइडलाइन नहीं है सरकार की, कुछ अबोव है 250। तो ऐसी सिचुएशन में लोग मजबूर है GST देने को, क्योंकि वो मेंटेनेंस जो आ रहा बिल, उसमें GST लग के आ रहा, लगभग सालाना उनको एक्स्ट्रा 15 से 20 हजार रुपए देना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन के लिए क्या कुछ प्रावधान या कुछ डिमांड कर सकते हैं लेटर देके ऐसी सिचुएशन? नहीं, देखिए, GST तो सेंट्रल लॉ है और वो इस सबसे इम्प्लीमेंट नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और उसमें कोई राहत मिल नहीं सकता। आज मान लीजिए आपका बिल्डर कोई भी हालत में मैनेज कर रहा है और उसको GST लेना स्वाभाविक है और जरूरी भी है, और वो हिसाब से वो GST आपको भरना है। अभी यदि हाउसिंग सोसाइटी हो जाता है, आपका मेंटेनेंस 7,500 का नीचे आ जाता है, तो तब नो डाउट आपको GST नहीं भरना पड़ेगा। यदि आपका 7,500 के ऊपर आपका मंथली मेंटेनेंस आता है, और तभी तो आपको GST भरना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई राहत मिल सकता है, ना कोई आप कितना भी लेटर करिए, कितने भी रिक्वेस्ट करिए, अल्टीमेटली ऑफिसर्स कंसर्न वो कायदा को बदल नहीं सकते। वो बदलना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए एक GST का काउंसिल है, हर स्टेट का अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी का सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर मिलके GST काउंसिल बनता है। तो कोई भी प्रावधान चेंज करना है उसमें करना पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई राहत मिल सकता है। ओके, प्रभु सर धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल है पंकज शाह, मुंबई से हैं। ये एज रजिस्ट्रार अपॉइंट ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ फॉर CHS इलेक्शन, व्हाट अदर formalities need to be completed, any compliance after the society election process is completed, whether any election completion reports resolution in new committee detail need to be submitted consult registrar office as per any bylaw or rule. देखिए, अभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 2 भाग में डिवाइड किया। एक जो है 250 मेंबर्स और लेस देन 250 मेंबर्स,
और दूसरा जो है अबाउट 250 मेंबर्स जिसका सोसाइटी का है। अभी लेस देन 250 मेंबर्स का जो इलेक्शन है उसके लिए एज पर द रूल्स बनेगा। अभी रूल्स तो पहला रूल्स 2019 में अक्टूबर में रिलीज हुआ था। उसके बाद सजेशन ऑब्जेक्शन आने के बाद उस रूल को वापस बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया और नया ड्राफ्ट रूल्स जो है वो 5 फरवरी 2021 को रिलीज हुआ और 15 दिन का टाइम दिया है। 22 फरवरी 2021 तक हमें सजेशन ऑब्जेक्शन देना है। अभी आप देखेंगे जो लेटेस्ट ड्राफ्ट रूल्स आया लेस देन 250 मेंबर्स का सोसाइटी में, महत्वपूर्ण बदल ये आ गया कि आपको सोसाइटी का मेंबर को ही आप इलेक्शन ऑफिसर करके नियुक्ति कर सकते हैं, जो पहले के ड्राफ्ट रूल्स में नहीं था। तो सेकंड ड्राफ्ट रूल में ये बताया गया कि यस यू कैन इलेक्ट द मेंबर फ्रॉम योर ओन सोसाइटी, लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है कि वो जो मेंबर है वो एक ट्रेनिंग लेना जरूरी है, कम से कम 1 दिन का या 2 दिन का ट्रेनिंग जो हाउसिंग फेडरेशन या आपका जो गवर्नमेंट नोटिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनसे उनको इसके बारे में इलेक्शन के बारे में ट्रेनिंग लेना है। ये 1 दिन का या 2 दिन का इलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, वो आपको लेना है। वो लेने के बाद यू आर एंटाइटल्ड टू बिकम ए रिटर्निंग ऑफिसर। और महत्वपूर्ण ये है आप ऑडिटर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए और दूसरा आप ना प्रपोजर ना सेकेंडर होना चाहिए। आप एक बार इलेक्शन ऑफिसर को आप नियुक्ति करते हो, उसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास है और वो एक डिक्लेरेशन देता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी प्रपोजर सेकेंडर नॉर आई एम ए पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कमिटी मेंबर और नॉर आई एम गोइंग टू बिकम ए कैंडिडेट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यदि ये डिक्लेरेशन देता है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देता है और अपॉइंटमेंट के लेटर के साथ उसका डिक्लेरेशन के साथ आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन, मतलब आपको और कुछ करना नहीं है। एक बार आपने इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया, उसके बाद इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो लगभग 30 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम दिया है। ये महत्वपूर्ण इलेक्शन प्रोग्राम है क्योंकि आपको 60 डेज का पहले इलेक्शन ड्यू होगा, उसका 60 डेज के पहले आपको रिटर्निंग ऑफिस को अपॉइंट करना है। उसके बाद जैसे रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया उसका एक कंसेंट लेकर, उसका डिक्लेरेशन लेकर, उसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके आपको ये रजिस्ट्रार को बताना है कि हमने इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया। उसके बाद वो जो इलेक्शन ऑफिसर है वो वोटर का प्रोविजनल लिस्ट जो मैनेजिंग कमेटी बनाए वो अपना पास लेता है और लेकर उसके बाद उस हिसाब से वो फाइनल वोटर लिस्ट जो भी सजेशन ऑब्जेक्शन है 10 दिन का मुद्दत देगा। उस 10 दिन के अंदर कोई भी मेंबर को या कोई भी इलेक्शन का वोटर लिस्ट में कोई बदल करना है वो रिटर्निंग ऑफिसर को बताएगा, रिटर्निंग ऑफिसर उसको फाइनल करेगा। 10 दिन के बाद वो इलेक्शन वोटर लिस्ट फाइनल होगा। उसके बाद ऑफकोर्स वो नॉमिनेशन कॉल करेगा जिसको भी कैंडिडेट को कंटेस्ट करना है। उसके बाद उसका स्क्रूटिनी होगा। उसके बाद उसको 15 दिन का टाइम देगा फाइनल लीटर वोटर होने के बाद, और उसको 15 दिन का टाइम देगा यदि विड्रॉ करना है तो उसके बाद और एक 5-6 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप जो है अपना लोगों में प्रचार कर सकते हो और प्रचार करने के बाद वोटिंग भी होगा। यदि मोर देन द रिक्वायर्ड कैंडिडेट है, मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 6 लोग हैं, आपके पास 7 है तो अभी वोटिंग होगा। यदि नहीं है 6 का जगह है 5 ही लोग आया या 6 है 6 लोग ही आया है, अनअपोज्ड इलेक्शन करके वो इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर करेगा। वो करने के बाद एज ए कॉम्प्लायंस वो रिटर्निंग ऑफिसर को जनरल बॉडी में ऑफ कोर्स इलेक्शन डिक्लेयर करना है। उसके बाद उसको रजिस्ट्रार को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। रजिस्ट्रार उस कमेटी को गठित करेगी और उस हिसाब से फिर पहला मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होगा और आगे का काम होगा। इस तरह से इलेक्शन ऑफिसर के ऊपर एक दायित्व है कि उसको फाइनल वोटर लिस्ट बनाना है, इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर करना है, कैंडिडेट आने के बाद उसको स्क्रूटिनी करना है, उनका डिपॉजिट लेना है क्योंकि डिपॉजिट भी मेंशन किया, वो डिपॉजिट भी 500 रुपये पर कैंडिडेट आपको लेना है। उसके बाद वोट प्रपोजर सेकेंडर होगा, नॉमिनेशन होगा, स्क्रूटिनी होगा, फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स कैंडिडेट्स होंगे। उसके बाद आपको विड्रॉल का भी मदद मिलेगा। उसके बाद बैलेट होगा और इस सबसे सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगा। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 30 दिन का है और ये पूरी जानकारी आपको टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार को भी देते जाना है। यदि मान लीजिए एक आधा कैंडिडेट जिन्होंने अर्जी किया है और आप उसको स्क्रूटिनी में नकारते हो एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, फिर उसके पास एक अधिकार है, दायित्व है कि वो जो है अपना नाम रिजेक्ट करने का कारण लेकर वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास भी अपील कर सकते हैं अंडर सेक्शन 152A ऑफ दी MCS है। इस तरह से ये पूरी प्रावधान में रजिस्ट्रार को आपको लूप में रखना या उसको इन्फॉर्म करना और वोटिंग होने के बाद फाइनल
इलेक्शन होने के बाद भी आपको इन्फॉर्म करना है। इस तरह का आपको कॉम्प्लायंस जो है वो करना है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेंज जो ड्राफ्ट रूल्स में नहीं था और पहले का रूल्स में नहीं था, ये नया रूल्स में लाने के वजह से तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमें और एक बार लोगों को संधि देना चाहिए, क्योंकि ड्राफ्ट रूल्स और फाइनल रूल में बहुत बदल होता है, तो आपको और एक मौका देना है। इस तरह से लॉ एंड जुडिशियल ने ये डिक्लेयर करने के बाद और एक मौका दिया है और 22 फरवरी तो चला गया। मुझे लगता है आने वाला 15 दिनों के अंदर फाइनल रूल्स बनेगी। फाइनल रूल्स आने के बाद हर सोसाइटी को 6 महीने का मुद्दत है कि 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने का मुद्दत है, मतलब 4 महीने के अंदर, क्योंकि 60 डेज पहले आपको करना है, मतलब 4 महीने के अंदर उनका जो सोसाइटी का मेंबर है उनको आप इलेक्ट करना है, तो उनको ट्रेनिंग लेके उनको अपॉइंट करिए, या नहीं है एक 4 महीने के अंदर शायद महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी एक रिटर्निंग ऑफिसर का एक पैनल तैयार करेगा, उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास इलेक्टेड मतलब पैनल से भी आप रिटर्निंग ऑफिसर ले सकते हो, नहीं तो आपका जो मेंबर है उससे भी अनबायस्ड होगा, उसको भी आप इलेक्शन ऑफिसर करके आप ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु सर, एक अहम जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दहीसर वेस्ट न्यू नीलेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मिस्टर हेमंत कुमार का सवाल है, इफ समवन स्टेप फॉरवर्ड टू बी रिटर्निंग ऑफिसर एंड गेट ट्रेन, व्हाई इज दैट दिस पर्सन कैन नॉट बी leveraged to oversee the election of other society in his nearby area? This person can cover at least 2 society election on each Sunday and for a month or 2 finish up some 20 society and reduce the burden. Draft rules is clear that the RO can be used the conduct the election for only his her particular society. Then what is used this person being knowledge but after his her society election in now? देखिए, आपका जो सुझाव है वो बहुत अच्छा सुझाव है। देखिए, एक तो हर सोसाइटी को एक सहूलत दिया कि आपका सोसाइटी का इलेक्शन आप ही करिए, आपका ही आदमी से करिए। तो जितने भी सोसाइटी, मान लीजिए आज मुंबई में 35,000 सोसाइटीज है और महाराष्ट्र में लगभग 1 लाख कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें से 80% मतलब लगभग 80,000 हाउसिंग सोसाइटी जो है लेस देन 250 मेंबर्स में। अभी हम मान के चलते हैं कि 80,000 सोसाइटी जो है अपना अपना इलेक्शन ऑफिसर नियुक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका ये सवाल है कि वही इलेक्शन ऑफिसर को आप दूसरे सोसाइटी में क्यों नहीं देते हो? यदि वो क्वालिफाइड है, जैसे कि अभी क्वालिफिकेशन आएगा जो अभी आने वाला है, जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी, जिसमें से हो सकता है कि एक ग्रेजुएट या कोई गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर, या जो आदमी चाहता है कि मैं इलेक्शन ऑफिसर करके रहना चाहता हूँ, यदि वो ट्रेनिंग लेता है तो इंस्टीट्यूशन से जैसे ये लेता है, तो ही कैन ऑलवेज अप्लाई टू बिकम ए मेंबर ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स पैनल। रिटर्निंग ऑफिसर पैनल में 100 है, 200 है, 500 नहीं है, 80,000 सोसाइटी से 80,000 लोग भी उस पैनल में सहभाग हो सकते हैं। यदि उनको, देखिए अल्टीमेटली जो आदमी काम करता है, एक वॉलंटरी सर्विस करता है, उसको भी इच्छा होना चाहिए कि मैं दूसरा सोसाइटी, तीसरा सोसाइटी, चौथा सोसाइटी करूं। यदि उसको वो करना है तो उसका नाम किधर ना तक किधर गवर्नमेंट का यादी में या लिस्ट में आना चाहिए। तो इसके लिए वो जो आदमी जो ट्रेनिंग लेता है, आई थिंक ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू बिकम ए पार्ट ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर एम्पैनलमेंट which will be maintained by the Maharashtra State Cooperative Election Authority। उनको उधर अर्जी करना चाहिए, वो रिटर्निंग ऑफिसर का पैनल में आएगा, उसके बाद 80,000 सोसाइटी को ये लिस्ट मिलेगा, उसमें से वो चुन सकते हैं और उस तरह से वो इलेक्शन ऑफिसर भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अंधेरी वेस्ट मुंबई से है, उदय कुमार जी का सवाल है, आवर सोसाइटी ड्यू डेट वाज सितंबर 2020, कैन एमसी मेंबर अरेंज meeting for other subject, repairing, appointment, advocate, will MC members has taken 2 adopted person for complete 6% forum. Can MCN take decision the above matter? देखिए, इलेक्शन बिकॉज ऑफ द कोविड रीजन है या कोई भी कारण से इलेक्शन गवर्नमेंट ने पोस्टपोन किया, ये कोई कमिटी ने ऐसा कुछ डिफॉल्ट किया है कि जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं है। यदि इलेक्शन का टर्म यदि खत्म होता है, एक टर्म ऑफ द कमिटी खत्म होता है, उसके बाद ये दायित्व डालता है कि उस कमिटी के ऊपर 60 दिन के पहले आपको नया रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करके इलेक्शन करना चाहिए।
इधर ऐसा हुआ है कि कोविड की वजह से या कोई भी नेचुरल कारण की वजह से गवर्नमेंट का पॉलिसी की वजह से इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया। यदि इलेक्शन को पोस्टपोन किया तो एग्जिस्टिंग कमिटी उसी कायदे में बताया गया कि दे विल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस, मतलब दे आर आल्सो इलेक्टेड बॉडी फॉर द 5 years, नाउ दैट टर्म इज एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ द फोर्स मेजर। इसके लिए वो पूरी तरह से सक्षम है, वो पूरी निर्णय ले सकते हैं, जनरल बॉडी ले सकती है, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग ले सकती है, और जो भी रिपेयरिंग, मेजर रिपेयर्स या रीडेवलपमेंट या जो भी निर्णय जो एक इलेक्टेड बॉडी ले सकती है वो पूरे निर्णय ये कमिटी भी ले सकते हैं। ये कैरेक्टर कमिटी हम नहीं बोल सकते बिकॉज दिस टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द कोविड एंड बिकॉज ऑफ द नॉट मेकिंग द रूल्स। तो इसके लिए ये कमिटी जो है वो सक्षम है, वो कार्यरत है और वो रेगुलेटेड कमिटी है, इलेक्टेड कमिटी है, इसके लिए पूरी काम कर सकते हैं। अभी दूसरा आपने सवाल ये किया कि 2 आदमी को इन्होंने कोऑप्ट किया। यस, बिल्कुल आप कोऑप्ट कर सकते हो। सेक्शन 154B29 सब सेक्शन 4 में ये क्लियर कट बताया गया कि यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कोई वैक्यूम क्रिएट होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है कोई भी कारण से, वो रेसिग्नेशन से हो या मान लीजिए डेथ की वजह से हो या वो डिस्क्वालिफिकेशन होने की वजह से हो या उनको काम करना नहीं है, वैकेंसी हो जाता है जिसको हम कैजुअल वैकेंसी बताया जाता है, वो कैजुअल वैकेंसी ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कमिटी, तो कमिटी उसको फिलअप कर सकते हैं। ये प्रावधान कायदे में ही दिया है, तो इसके आप कोई नियम न देखते हुए आप कायदे के हिसाब से आइदर जनरल बॉडी या मैनेजिंग कमिटी इसको कॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मुंबई, मिस्टर अस्टिन पिंटो। मिस्टर अस्टिन पिंटो का सवाल है, प्रभु सर, ए मैनेजिंग कमिटी मेंबर हैज रन 2 terms currently and thus he cannot run for third term. However, is okay if he does not stand for election in third term but is coopted into managing committee, since co-opt members terms run currently with the term of the exiting managing committee. In the case it would 15 years effectively in means that he has run for the third term. Is this okay? If no, then what action need to be taken? Does one have approach the registrar to point out this issue? Many a time the general body does not have cooperative knowledge and may not know how to interpret bylaw. देखिए, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ये बताना जरूरी है कि कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन हो, 250 मेंबर के ऊपर का हो या 250 मेंबर का नीचे का हो, इधर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आदमी 50 साल एक ही सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी में नहीं आ सकता। कोई टर्म्स का जो रिस्ट्रिक्शन आप बोल रहे हो कि 2 टर्म या 3 टर्म, ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन कायदे में नहीं है। अल्टीमेटली आपको पता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में काम करने के लिए आने वाले लोग कम हैं और तकलीफ देने वाले ज़्यादा हैं, और इस मसला में यदि ऐसे रिस्ट्रिक्शन डालते तो शायद हो सकता है कि कमिटी में काम करने वाले लोगों का संख्या बहुत कम होगा। इसके लिए मेरा आपसे विनंती है और आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 2 साल, 2 टर्म, 3 टर्म, 5 टर्म्स भी आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कानून लाना मुझे लगता है वो भी गलत होगा, अन्याय होगा। हालांकि यदि उस मेंबर को ऐसा लगता है कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है और मैं कमेटी का सिर्फ मेंबर बनना चाहता हूँ, आप ऑफिस बेरर नहीं बनना चाहते, वो आपका चॉइस है। और दूसरा, यदि वो ये भी सोचते हैं कि दूसरे को मौका देना चाहिए, मैं एडवाइजर बन के रहूंगा, यस, वो मैनेजिंग कमेटी उनको एडवाइजर करके भी अपॉइंट कर सकते हैं, हर जनरल मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में भी उनको बुला सकते हैं। और लास्ट में आपने बताया कि यस, हाउसिंग सोसाइटी में जो ऑफिस बेरर्स है, कमेटी मेंबर है, जरूरी नहीं कि वो उनको पूरी जानकारी है, तो उनको जानकारी नहीं है। इसके लिए तो हाउसिंग फेडरेशन है, हमारे जैसा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन है, मंथली मैगजीन्स आती है, बायलॉस है, कायदा है, कानून है, गूगल है, यूट्यूब है, उसमें आप थोड़ा सा जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने कायदा में ये भी बताया गया है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है और या मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है या आप मेंबर भी हो, आपको Living in a society has its own perks. जिसके लिए 10 रुपए पर मेंबर पर मंथ आप कंट्रीब्यूशन लेते हो, वो कंट्रीब्यूशन से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो थ्रू दी फेडरेशन और थ्रू दी व्हाट इज नोन एज
महाराष्ट्र में जो भी इलेक्टेड जो नोटिफाइड गवर्नमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, उससे आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो। आखिर में आपको जानकारी लेना चाहिए। और कई सोसाइटी में कई नए नए ऑफिस बेरर्स आते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, तो मैंने ये देखा है कि हाउसिंग सोसाइटी एक रिटेनर के हिसाब से एक लीगल कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं। वो लीगल कंसल्टेंट आपका सोसाइटी का मेंबर हो सकता है जो ऑनरी बेसिस में होगा, या लीगल कंसल्टेंट आप बाहर से भी ले सकते हो, जिसको रिटेनरशिप 10,000 15,000 रुपए पर मंथ रिटेनरशिप में आप रखते हो। तो उससे क्या होगा कि सोसाइटी में जितनी भी जानकारी आता है उस हिसाब से काम भी आप कर सकते हो। यस सर। कुछ ऑनलाइन आ रहे हैं सर सवाल। मिस्टर पॉल लाजरो, कैन बी प्रोविजन मेंबर नॉमिनल मेंबर स्टैंड फॉर इलेक्शन? देखिए, आज की तारीख में नॉमिनल मेंबर का जो व्याख्या है वो हमारा हाउसिंग सोसाइटी का जो सेपरेट चैप्टर है 154B सेक्शन सबसेक्शन या सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 31 तक है, उसमें वो नॉमिनल मेंबर का व्याख्या निकाल दिया। नॉमिनल में अदर टाइप ऑफ सोसाइटी का लागू है, लेकिन हमारे टाइप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी को लागू नहीं है। दूसरा जो सवाल है प्रोविजनल मेंबर। यस, प्रोविजनल मेंबर को वोटिंग करने का अधिकार है। हु इज प्रोविजनल मेंबर? प्रोविजनल मेंबर इज ए पर्सन who has been admitted as a member of the society on the death of the member. The nominee is admitted as a member of the society on the death of a member. तो जब नॉमिनी को आप मेंबर बनाते हो उसको प्रोविजनल मेंबर बनाया जाता है और उसको वोटिंग का राइट है। यदि उसका वोटिंग का राइट है, इसका मतलब ये भी हो जाता है वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। इलेक्शन में खड़ा होने के बाद इलेक्ट होता है, कमेटी मेंबर होगा, उसके बाद वो ऑफिस बेरर जैसे कि चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर भी बन सकता है। Because ultimately he is holding the property on a trust, does not mean that he does not get the membership right and voting rights. तो वोटिंग राइट मिलता है तो उसका कंटेस्टिंग का राइट भी है। इस हिसाब से वो कमेटी में इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, लास्ट एक सवाल लेते हैं, बाकी काफी सवाल हैं लेकिन हमारा वक्त हो चला है, टाइम हो चुका है इस शो का, प्रभु से खास बात कार्यक्रम का। तो हम संजय दुबे जी हैं, ये वासी नवी मुंबई से सवाल करें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड में से एक राजीनामा दिया तो चलता है क्या? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड इलेक्ट करता है या नियुक्ति करता है रजिस्ट्रार। एक बार रजिस्ट्रार ने उसको 3 मेंबर का कमेटी बना दिया और मान लीजिए एक आधा मेंबर रिजाइन करता है तो रिमेन 2 पीपल कैन कंटिन्यू, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आखिर में यदि आपको और एक मेंबर चाहिए, आप रजिस्ट्रार को बताइए, उनका नाम सुझाइए, कंसेंट दीजिए, उसके बाद उसको भी वो रजिस्ट्रार उसमें शामिल करके ले सकता है। मगर एक मेंबर ने रिजाइन किया, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। संजय दुबे जी का वापस सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड कितना खर्च कर सकता है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड जो भी नॉमिनल जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए चाहिए वो पूरा खर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए आपके, मैंने देखा है बहुत सारा सोसाइटी 1200 मेंबर का सोसाइटी, 1200 मेंबर का सोसाइटी है तो उनका मंथली बजट 1.5 करोड़ रुपए है। अरे मंथली बजट 1.5 करोड़ है और एडमिनिस्ट्रेटिव मंथली बजट मतलब क्या है? आपका सिक्योरिटी गार्ड है, हाउसकीपिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, ईएमसी का चार्जेस है, आपका इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, बहुत कुछ ऐसा जो प्रावधान है। ये पूरी खर्चा जो डे टू डे का जितने भी खर्चा होता है वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड खर्चा कर सकता है। वो क्या खर्चा नहीं कर सकता है या क्या निर्णय नहीं ले सकता है? वो मेजर रिपेयरिंग जहां करोड़ों रुपए का एडिशनल खर्चा करना पड़ता है, एक नया पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ता है, या रीडेवलपमेंट का एक पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ता है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए मेंबर करना पड़ता है, या कोई मेंबर को निकालना पड़ता है, ऐसे काम वो नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई मेंबर है वो चाहता है कि वो नॉमिनेशन देता है, नॉमिनेशन को रजिस्टर में रिकॉर्ड करो, या उसके बाद वो चाहता है कि एक लोन लेना है, मॉर्गेज करना है, उसका एनओसी दे दो, या फ्लैट वो बेचना चाहते हैं उसको कोई भी एरिया सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे जो डे टू डे काम में पूरी तरह से वो सहयोग कर सकते हैं और पूरी खर्चा भी कर सकते हैं, वो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन दैट शुड बी डे टू डे, जैसा कि पगार हो, ईएमसी हो, सिक्योरिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एनुअल मेंटेनेंस हो, इस तरह का खर्चा वो बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं देख रहा हूँ 100 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, 100 के अबो जुड़े हुए हैं, तो एक ये अपना एक अचीवमेंट है महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और MNS मीडिया न्यूज सर्विस का, कि लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं।
तो आज के हम तमाम लोगों के सवाल लिए, लेकिन नेक्स्ट वेडनेसडे हम किस विषय पे बात करेंगे और तमाम आप सभी लोगों का जो भी हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो या फिर रेरा से रिलेटेड हो, सेल्फ रीडेवलपमेंट या तमाम ऐसे जो रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर से जुड़े जो कुछ मुद्दे हैं, कुछ विषय हैं, वो आप प्रभु सर के मेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप पर लिखें और हमसे संपर्क कर सकते हैं फ्री एडवाइस के लिए, फ्री सलाह के लिए। साथ ही हमारा जो प्रोफेशनल हमारी टीम है उनके लिए प्रोफेशनल कंसल्टिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज प्रभु सर। यस, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो फाइनल रूल्स जो 250 मेंबर और उसका नीचे का हाउसिंग सोसाइटी फाइनल रूल्स आने वाला 15 दिन में शायद पब्लिश होगा। यह बिल्कुल 15 मार्च या 31 मार्च तक 100% आएगा। जैसे ही वो आएगा कि आप अपना सोसाइटी का जो भी मेंबर है उनको आप नियुक्ति करिए एज ए इलेक्शन ऑफिसर। उनको गाइड करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन तत्पर है। हम आपको इलेक्शन का जो भी ट्रेनिंग है 1 दिन का या 2 दिन का करेंगे और आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे और उसके साथ उनको असिस्टेंट जो ये एडवोकेट वगैरह चाहिए वो भी हमारा एसोसिएशन पैनल एडवोकेट से भी आपको दे देंगे। ये एक। दूसरा, अगला वेडनेसडे जो है, आज खास एक विषय है महाराष्ट्र में और खास करके पूना, मुंबई, नागपुर, नासिक, जहाँ बड़ा बड़ा हाउसिंग सोसाइटी, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक हलचल चल रहा है, वो है एनए टैक्स, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स, जो कि रिकवरी हो रहा है। वो 2006 से लेके अभी तक वो स्थगित ही था, उसको कितना क्या रिकवरी करना है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं था। अभी 2006 में जब रेडी रेकलर को लेकर उसको 3% ऑफ द रेडी रेकलर वैल्यू लगाया, जिससे वजह से जो एनए टैक्स, मान लीजिए एक सोसाइटी को 1000 रुपये आता है तो अभी 1 लाख रुपया 100 गुना बदल गया। मतलब ये बहुत बड़ा रकम है और ऐसा रकम 15 साल से, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ऐसे एक एक हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर एक बिल आया है। इसके बारे में बहुत सारा मुहिम हम छेड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी अभी भी उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं दिया है, उसके ऊपर स्थगिति नहीं है। वो एनए टैक्स क्या होता है, वो कब से लागू हुआ है, वो क्यों लेते हैं, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स और एनए टैक्स में क्या फर्क है, अभी एज ए एसोसिएशन, एज ए सोसाइटी आपको क्या करना चाहिए, और एज ए महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर हम क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन क्या कर रही है, थाना डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन फेडरेशन या मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन, ये किस तरह से एक मुहिम छेड़ रहे हैं और क्या आप भरना है या नहीं भरना तो उसको कितना पेनल्टी होगा। ये बहुत का सारा सवाल एनए टैक्स को लेकर हम अगले बुधवार को आपके सामने आएंगे। आपका सवाल आप जरूर पोस्ट करते रहिए। हमारा एसोसिएशन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, बिना मूल्यांकन लेते हुए, बिना कोई चार्ज लेते हुए, आपको मुफ्त में सलाह हमारा एसोसिएशन का बहुत सारा पैनल एडवोकेट आपको देने के तत्पर है। हमारा एसोसिएशन का नंबर है 022 4255 1414, 022 4255 1425, 022 4255 1432। आप देखिए, ऐसे हर बुधवार को प्रोग्राम देखते रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है महासेवा वेबिनार में आप जाइए या महासेवा न्यूज चैनल में जाइए, आपको हजारों वीडियो मिलेगा और आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी सवाल डाल सकते हो। जैसे जैसा हमारा एक्सपर्ट्स है वो उसको सवाल का जवाब भी देते रहेंगे। और मुझे लगता है कि, और आपसे विनंती है, आज हमारे पास बहुत सारा एसोसिएशन का मेंबर है, 60,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन थोड़ा सा दुख से ये कहना पड़ रहा है कि एसोसिएशन का जो मेंबर है, जो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो नहीं दे रहे। इंडिविजुअल भी आप मेंबर बन सकते हो। आप इंडिविजुअली बनना है तो साल का सिर्फ 1000 रुपया और 18% GST 1180 रुपीज़ है। और यदि हाउसिंग सोसाइटी हमारा मेंबर बनना है तो साल का सिर्फ 2000 रुपया है, प्लस 18% GST 2360 रुपीज़ है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वॉलंटरली हमारा एसोसिएशन का मेंबर बनिए, इंडिविजुअली बनिए, सोसाइटी की तरफ से बनिए और हमारा सब्सक्रिप्शन करिए, ताकि हम ऐसे प्रोग्राम और बहुत कुछ करते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। आपका जो भी सवाल का जवाब देना, आपको गाइडलाइंस करना, आपका सोसाइटी का जो इश्यू को गवर्नमेंट तक लेके जाना, ये हमारा हमेशा काम रहेगा और हम करते रहेंगे। उसके लिए आपका आर्थिक व्यवस्था भी होना चाहिए और हमारे यहाँ बहुत सारा
कर्मचारी काम कर रहे हैं, पैनलिस्ट काम कर रहे हैं। आपको पता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो या जैसा एंकर है, बहुत सारे कन्वीनियंस का वगैरह खर्चा आता है, तो ऑफिस का खर्चा आता है। उसके लिए आपसे हम इतने विनती करते हैं, साल का सिर्फ सोसाइटी के लिए 2000 रुपया, ये बहुत बड़ा अकाउंट नहीं होता है, और 360 रुपीज GST इस तरह से आप भरिए, मेंबर बनिए, और हमारा जो सब्सक्रिप्शन है आप भरते रहिए। और आपको मंथली मैगजीन आपकी तरफ से, हमारे तरफ से आप मंथली मैगजीन भी आते रहेगा, यूट्यूब में प्रोग्राम भी रहते रहेगा, और आप मुफ्त में थ्रू आउट द ईयर कभी भी सलाह मशवरा कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु सर। जैसे प्रभु सर ने कहा है कि आपको मेंबर होने के, आपकी हाउसिंग सोसाइटी को मेंबर होने के काफी सारे फायदे हैं, और पूरी टीम है प्रभु सर की, कम से कम 100 लोगों का पूरा टीम है, एडवोकेट और तमाम अलग अलग विषय पर। यूट्यूब चैनल है, मैगजीन्स है, तो वो आपको मिलती रहेगी, और फ्री एडवाइस जो हाउसिंग सोसाइटी में आपको जरूरत होती वो भी मिलती रहेगी। आप प्रभु सर ने नंबर बताया ऑफिस का, महासेवा का, मैं भी अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा वेडनेसडे सब्जेक्ट है एनए गर्माता मुद्दा है, सरकार में तो है, साथ साथ हाउसिंग सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं इस विषय पर, तो एनए विषय पर महत्वपूर्ण नॉन एग्रीकल्चर जो विषय है टैक्स, एनए टैक्स के विषय पर बात करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे ठीक 12 बजे। और इससे रिलेटेड जो आपके सवाल हो या तमाम मैगजीन का आपको सदस्य बनना है, महासेवा का मेंबर बनना है, तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे रिक्वेस्ट दे सकते हैं। मेरा नंबर है 9920378133 9920378133। दोस्तों आज के लिए आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वेडनेसडे हम बात करेंगे एनए टैक्स पर, और प्रभु सर का खूब खूब धन्यवाद ऐसे विषय को, ज्वलंत विषय को आगे सरकार तक पहुंचाना, साथ ही आप तो तमाम जो लोग हैं स्टेक होल्डर, हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को अवेयरनेस करना, जागरूक करना, ये मुहिम है महासेवा का, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, साथ ही MNS मीडिया न्यूज सर्विस का। तो इसके साथ बने रहिए, और तमाम जो विषय है, फोन नंबर आपको शेयर किए हमने, उससे कनेक्ट होते रहिए। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा को दी इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।